कहानी लिखी है शेखर जोशी ने। एक तरह से एक कहानी एक मज़दूर की है जो नया नया भर्ती होता है कारखाने में। तो वहाँ पर उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में कहानी दे रखी है। ठीक है। तो शुरुआत इस कहानी की होती है, एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भाप लिया था। मतलब जब वो खड़ा था वहाँ पर तो उसका एक साथी था, उसने देख भाप लिया कि उसकी क्या परेशानी है। वो मतलब अपने हाथ में से कुछ छुड़ाना चाहता है। वो कहता है ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो। तो उसने कहा ये चीज़ ऐसे नहीं निकलेगी, इसको मिट्टी के तेल में धोना पड़ेगा। और कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले आने का संकेत किया। घटिया किस्म के कैरोसिन तेल में कोहनी कोहनी तक हाथ डुबाकर दोनों ने अपने अपने हाथों को मला। तो कोहनी तक अपने हाथों को कैरोसिन में डुबो करके उसने हाथों को मल लिया। अब हथेलियों और बाहों में लिपटी सारी चिकनी कालिक धुल गई थी। मतलब जो कालापन था वो सारा निकल गया था, परंतु उसे लगा जैसे दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हो। अब कैरोसिन ऑयल रिएक्ट तो करेगा, तो ऐसे लग रहा है चींटियां काट रही हैं। कैरोसिन की गंध के कारण जी मिचला उठा, और कैरोसिन ऑयल में गंदी बदबू आती है, उसके कारण से घबराहट होने लगी। इसी खीज और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अब वो उस कैरोसिन ऑयल को धोना चाहता था, उसके लिए नल के पास गया। अंतिम सायरन बज चुका था, इनकी छुट्टी हो गई थी वहाँ पर। पानी के प्रत्येक नल पर 20 कामगार घिरे हुए थे। मतलब जो काम करने वाले लाइन लगा के खड़े हुए थे अपने अपने हाथ धोने के लिए। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे। शेष साबुन मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर गई। अब सबने उसको देखा, वो नया था तो सबने उसको अलग नज़र से देखा। एक दो मजदूरों ने सौजन्य प्रदर्शन के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लेने का बढ़ावा दिया। मतलब एक दो मजदूरों ने अपनी बारी से पहले उसी को आगे कर दिया कि तो पहले तुम धो लो। वो ज़्यादा परेशान दिख रहा था इसलिए। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। वह संकोच स्वाभाविक था। मतलब उसे थोड़ी सी शर्म अजीब सा लगा कि उसने दूसरों ने उसको अपनी बारी दे दी। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयत्न करने वालों को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में ना थी। अब उस अपनी बारी आने से पहले पानी ले लिया उसने, तो इससे किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था। मतलब किसी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम सबसे पहले आगे पानी क्यों ले लिया, तुमने लाइन में क्यों नहीं आए। यह वह 2 क्षण पहले विभिन्न स्वरों में सुन चुका था, परंतु उसे पानी लेते देखकर किसी ने आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार हाथ अच्छी तरह धो लेने पर उसने नाक तक ले जाकर सूंघा। अच्छी तरह हाथ धो लिए साबुन से, फिर नाक पर ले जाकर सूंघा। मिट्टी के तेल की गंध अभी नहीं छूटी थी, मिट्टी के तेल की गंध अभी भी आ रही थी। दोबारा साबुन से धो लेने पर भी वैसी ही गंध का आभास हुआ। फिर एक बार और उसने साबुन जेब से निकालकर हाथों में मलना शुरू कर दिया। घासी रस लेकर एक किस्सा सुनाने, अब उसको ऐसा करते हुए देखकर, एक मजदूर है घासी नाम है उसका, तो उसको देखकर उसको एक किस्सा सुनाने लगा। और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बात सुनता रहा। मतलब वो सबको एक कहानी सुनाने लगा उसकी हालत देख करके। एक गांव में मेहतर की लौंडिया थी। मेहतर मतलब कामगार होते हैं, उसकी लड़की थी जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, उसकी लड़की थी। उसकी शादी हुई शहर में। अब उसकी शादी हो गई शहर में। जैसा तुम जानो, गांव के मेहतरों को कभी गंदा उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गांव के जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो गंद नहीं उठाते, लेकिन शहर में तो सारा गंद उठाना पड़ता है। नई नई शहर में गई तो दिन रात नाक चढ़ा के अपने खसम से कहा करे बदबू आती है, बदबू आती। जब नई नई शहर में गई थी तो अपने नाक को चढ़ाकर हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी बार बार कि बदबू आ रही है। मालिक क्या कहा, उसकी खातिर पेशा तो नहीं छोड़ सकता था। अब वो उसका हस्बैंड क्या करता, उसके लिए अपना नौकरी तो नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे लौंडिया भी काम पर जाने लगी, फिर वो लड़की भी काम पर जाने लगी। साल 6 महीने के बाद मेहतर की सासू शहर देखने आई। अब वो जो लड़की की माँ थी वो शहर देखने के लिए आई। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। रास्ते में ही उसको उसकी बेटी मिल गई, उसके हाथ में एक झाड़ू था और बाल्टी। माँ पहले तो लाड़ से बेटी के गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। पहले तो उसको गले मिली, उसको बदबू आई तो उसने अपने आंचल से अपना नाक ढक लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया, नाक मुंह क्यों बंद कर लिया। माँ बोली, बेटी बदबू आती है। अब उसकी माँ कह रही है बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम देती। नल के इर्द गिर्द घिरे हुए सभी कामगारों के थके उदास चेहरे पर भी उसकी बातें सुनकर हंसी खिल गई। सारे हंस पड़े। घासी ने फिर बात को स्पष्ट किया, ये भाई भी अभी हाथ नाक पर ले जाकर सूंघ रहे हैं। तभी किस्सा याद आया, ये भी बार बार हाथ सूंघ रहे, इसीलिए मुझे ये किस्सा याद आया। पहले पहल हम भी ऐसे ही सूंघा करे थे, पहले भी हम भी ऐसे ही सूंघते थे, पर अब तो ससुरा पता ही नहीं लगता। किसी बार तो साबुन नहीं मिलता, ऐसे ही पोंछ पाँच के रोटी खाने बैठ जाते हैं। संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित ना लगा। अब वो सब हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि गंभीर होने से क्या फ़ायदा, वो गुस्सा नहीं किया उसने।
सभी को हंसी में उसने अपना योग भी दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। लेकिन जो घासी ने जो बात बताई थी, जो कहानी सुनाई थी, उस पर उसे हैरानी हो रही थी। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुड़ाए बिना आदमी भला कैसे चैन से रह सकेगा, इसका उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसकी आदत कैसे पड़ सकती है। कपड़े बदलकर वह लाइन में जा लगा। इकहरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड फॉरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। जब लाइन लगाते अंदर घुसते हैं तो एक हेड फॉरमैन था और साथ एक सिपाही खड़ा था, तलाशी लेते हैं। मतलब वो फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक मजदूर अपना रोटी का डिब्बा खोलकर उसे दिखाता, फिर दोनों हाथ ऊंचे करके तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। रोटी का डिब्बा खोल के दिखाते, कहीं इसमें कोई सामान तो नहीं रख के लेके जा रहे। ठीक है, खोल कर चेक करते हैं, फिर तलाशी लेते हैं। गोरखा गोरखा सर गोरखा सर्चर मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोल कर आगे बढ़ जाने का संकेत करता। वो आसान जैसे मेट्रो स्टेशन पर तलाशी होती है वैसे ही हाथ लगा के तलाशी लेता और उनको आगे बढ़ने को कहता। जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वालों की पंक्ति की धीमी गति के कारण झुंझलाहट हो रही थी। अब मैं पीछे खड़ा था, मेरे को जल्दी से घर पहुंचना था। अब मुझे जो लाइन थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, इसीलिए से गुस्सा भी आ रहा था। इसी झुंझलाहट के कारण कभी कभी लोग पंक्ति में अपने आगे वाले व्यक्ति को ठेल देते थे। गुस्से में क्या करते थे, अपने आगे वाले को धक्का देते थे कि जल्दी करो। बीच बीच में मोटा फॉरमैन उनकी इस जल्दबाजी का कोई भद्दा अश्लील कारण बताकर हंस देता था। उनकी जल्दबाजी देखकर उनके ऊपर कमेंट करता था। एक मोटा सा फॉरमैन था, उनके ऊपर कमेंट करता था, गंदे कमेंट करता था और हंस देता था। उसे फॉरमैन का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसे जो फॉरमैन का ये जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने सुना। पंक्ति में से ही कोई कह रहा था, पंक्ति में से ही किसी ने कहा, फॉरमैन जी बड़े रंगीले आदमी हैं। ये हंसी मजाक करते रहते हैं। सम्मति प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो अब भी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से फॉरमैन की ओर देख रहा था। मतलब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, वैसे ही उसको देख रहा था कि जैसे फॉरमैन ने ये मजाक करके उन पर बड़ी कृपा कर दी। मतलब उसने मजाक किया तो वो ये कह रहे कि हम पर कमेंट नहीं किया इसने, ये हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी तलाशी देने की बारी आ गई। ठिगने सिपाही ने एड़ी उचकाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी लिया। वो लंबा चौड़ा था और जो सिपाही था वो बेचारा छोटा था। उसे ऊंचा होकर उसको बड़ी मुश्किल से तलाशी ली। सिपाही के इस आयास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ। अब उसको हंसी आने लगी, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छा गई थी कि हंस ना सका। अब वो इतना डिप्रेशन में था कि उसे हंसी भी नहीं आई। बड़े फाटक से पहले फिर एक हरी पंक्ति बन गई। अब बड़ा फाटक जब मेन गेट आया तो फिर से एक लाइन बन गई, परंतु इस बार पंक्ति में परले सिरे पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन ये देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांग कर बाहर चला आया। मतलब वहाँ पर एक लकड़ी डाली हुई थी, सबको सीधे नहीं जानता, उस लकड़ी को टाप कर जाना था। ठीक है, तो वो इसलिए खड़ा था कि कोई बिना टापे ना चला जाए। पीछे मुड़कर उसने फिर एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अब भी एक एक करके कूदते हुए चले आ रहे थे। इस उछल कूद का प्रयोजन वह नहीं समझ पाया। गेट के बाहर निकलकर उसने अनुभव किया जैसे वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया। जैसे ही फैक्ट्री के गेट से बाहर निकला उसे लगा कि वो आज़ादी, अब वो आज़ाद है। क्या आफत बना रखी है, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। अचानक से मुझे क्या आफत बना रखी है, बाहर निकलने के लिए इतने तामझाम कर रखे हैं। अनजान में ही कहे गए ये शब्द चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों तक पहुंच गए। अब रास्ते में एक बुजुर्ग था, उसने उसकी बात सुन ली। उसने धीरे से अपनी राय प्रकट की। नए लगते हो, पहले पहल ऐसा ही लगता है। जब शुरू शुरू में आदमी आता है उसे ऐसा ही लगता है और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस बुजुर्ग ने ऊपर की तरह हाथ बढ़ाया, कहा, उस नीली छतरी वाले को शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया। भगवान का शुक्र करो तुम्हें यहाँ काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का, बुजुर्ग अपने अनुभव की पोटली खोलकर कुछ कुछ बिखेरना चाहते थे, उसका अपनी एक्सपीरियंस बता रहा है, लेकिन उसका मन उनकी बातों में नहीं लगा। अब वो तो इतना परेशान हो गया था फैक्ट्री के अंदर, वो उसकी बातें भी नहीं सुनना चाहता। कनखियों ने उसकी ओर देखा और ऊपर वाले को एहसान का बोझ उठाते उठाते जैसे उसकी कमर टेढ़ी हो गई है और वह तेज चाल करके आगे निकल गया। कह रहा लगता है इसका बोझ उठाते उठाते इसकी कमर ऐसी ही टेढ़ी हुई है। तो ये कह कर के वो भी आगे निकल गया। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सब कुछ घूमता रहा। उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आने पर वह सोचने लगा, क्या सच ही एक दिन वह सब कुछ सहने की आदी हो जाएगा। नीली छतरी वाले के एहसानों का बोझ उसकी कमर को वैसे ही झुका देंगे। अब वो ये सोच रहा है कहीं उस बुजुर्ग की तरह ही उसकी हालत तो नहीं हो जाएगी। कारखाने की हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अब कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान, मतलब कोई बीड़ी नहीं पिएगा कारखाने के अंदर। अबे हद हो गई साला, बुधुआ सुलगती बीड़ी निकल गया। बुधुआ मतलब एक मजदूर है। जब चेकिंग आने लगी तो बीड़ी पी रहा था, लेकिन जब जैसे चेकिंग होने लगी तो जलती हुई बीड़ी को ही निकल गया। फिर दूसरा कहता है निगली नहीं यार, दांत के नीचे दबा रखी थी। उसने निगली नहीं, उसने दांत के नीचे दबा रखी थी।
हम वहीं खड़े थे भाई, साहब ने मुंह खुलवाया, मुंह में नहीं थी। दूसरा कहता हम वहीं खड़े थे, साहब ने मुंह भी खुलवाया था, उसके मुंह में बीड़ी नहीं थी। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। कमाल है, बीड़ी निकल गई उसे तो सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए। अब जैसे ही चीफ साहब आए सारे इकट्ठे हो गए। साहब के निकट ही बुद्धन सिर झुकाए खड़ा था। बुद्धन जो बीड़ी पी रहा था वो सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया किस तरह उन्होंने पीछे जाकर बुद्धन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर ही डालकर गायब कर ली थी। अब वो जो चीफ साहब है सबको बता रहे कि ये बुद्धन बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया था, लेकिन इसने बीड़ी मुंह में गायब कर ली। साहब बोले कारखाने में इतनी कीमती चीज़ें पड़ी रहती है, किसी भी वक्त आग लग सकती है, एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। यहाँ कारखाने बड़ा कीमती सामान होता है, एक व्यक्ति की गलती से लाखों का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हैं, हम कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपये का दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी। तब बुद्धन को चेतावनी दी और उसके ऊपर 1 रुपये का दंड लगा दिया, फाइन कर दिया। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है, खाली बुद्धन की बीड़ी से थोड़ा ना आग लगेगी, आग तो सबकी बीड़ी से, जो बीड़ी सिगरेट पीते किसी की बीड़ी सिगरेट से आग लग सकती है। सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उड़ गई जिधर से आवाज़ आई थी। साहब कुछ कहे इससे पहले वही व्यक्ति बोला, अफसर साहबन भी तो सारे कारखाने में मुंह में सिगरेट दबा दबा घूमते रहते हैं। मतलब वही जो नया मजदूर आया था जो हाथ धो रहा था, वो चीफ से कह रहा है कि अफसर लोग भी तो मुंह में सिगरेट दबा के इधर उधर घूमते रहते, क्या उनकी सिगरेट से आग नहीं लगेगी फैक्ट्री के अंदर? तो सभी लोग अचंभे में उसको देखने लगे। भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए आदमी की उद्दंडता देखकर साहब का मुंह तड़तड़ा उठा। वो एकदम गुस्से में आ गया उसकी ये बात सुनकर। बड़ी कठिनाई से उसके मुंह से निकला, ठीक है हम देखेंगे। अब वो सबके सामने गुस्सा नहीं कर सकता, इसलिए उसने बोला ठीक है हम देखेंगे। और फिर जाते जाते उसने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुखाकृति अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयत्न कर रहा हो। और जाते जाते उसने उसकी तरफ बड़े गौर से देखा कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई है इतना कुछ बोलने की। चीफ साहब अपने चैम्बर की ओर चल दिए। भीड़ छट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र स्वर फैले लगे। सब आपस में कानाफूसी करने लगे, बात करने लगे। बुद्धन की ओर से हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया जिसने चीफ को जवाब दिया था। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप में किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की, मतलब उसकी तारीफ तो नहीं की, लेकिन यद्यपि उनके व्यापार और उनकी बातों से उन्हें लगा जैसे उन्हें ये अच्छा लगा हो। मतलब बाकी लोगों को ये अच्छा जरूर लगा कि उनके लिए किसी ने आवाज़ उठाई है और वे अधिक निकट आना चाहते हों। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया। जब कटघरे से बाहर निकले तो एक नौजवान बोला, सालों को शक रहता है कि हम टांगों में कुछ बांध ले जा रहे हैं, इसीलिए अब ये उछल कूद का खेल कराने लगे हैं। कह रहे यहाँ से टपवा इसलिए रहे हैं कि कहीं हमारे पैरों में कुछ बंधा ना हो, हम टापेंगे तो वो निकल जाएगा, इसीलिए ये उछल कूद का खेल कराते हैं। ये इनका बस चले तो गेट तक हमारी नागा साधु की बारात बनाकर भेजा करें। इनका बस चले तो हमारे सारे कपड़े उतरवा कर गेट तक छोड़े। ये दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया। दूसरे ने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर खीर खाएगी बामणी फांसी चढ़े सेक, नहीं देखा तो यहाँ आकर देख। किसी ने कहावत बोल दी, खीर खाए बामणी, खीर तो पंडिताइन खा गई और फांसी हो शेख को। मतलब गलती किसी ने की, सज़ा किसी को मिले। अगर कहीं नहीं देखा तो यहाँ कारखाने में आकर देख सकते हो। छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, पहले वाले ने आवेश में आकर कहा। अब पहले वाले ने बोला, दूसरे से बोला चुप। दूसरे नौजवान ने फुसफुसाकर टोक दिया, टेलीफोन जा रहा है। ये टेलीफोन है जो साहब के कमरे में जा रहा है। एक चुस्त चालाक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा। तभी दोनों जवानों ने अपनी बीवियों के बारे में बातें शुरू कर दी। अब एक और आदमी उनके साथ जाने लगा तो उन्होंने अपनी बीवियों के बारे में बातें करनी शुरू कर दी, फैक्ट्री की बातें बंद कर दी। जिस बात की उसे आशंका थी वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। मतलब जो भी कुछ हुआ था वो सारी रिपोर्ट चीफ के पास, साहब के पास पहुंच गई। चपड़ासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उनके सामने पहुंचा दिया। अब वो जो नया मजदूर था उसको चीफ साहब के सामने पहुंचा दिया। फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया, पहले की तरह बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर उसे बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया। स्टूल उठाया और उसे कहा बैठो, और नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अब उसको समझा रहा है, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, जमाना बुरा है, बाल बच्चे वाले आदमी को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए जो तुमने कारखाने में बात की है। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। साहब ने जब ये बात बोली तो उसकी ओर देखा कि उसका रिएक्शन क्या है। उनके हाथ मेज पर बिछे कपड़ों की सलवटों को सहलाने में व्यस्त थे, और जो मजदूर था वो कपड़ों पे, जो मेज पे कपड़ा पड़ा था उसको सहला रहा था। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंखों में ही झांक पाने का उसका मन हुआ। जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो वो उसकी आंखों में देखना चाहता था, मजदूर जो साहब की आंखों में देखना चाहता था, परंतु
साहब ने काला चश्मा पहना था, परंतु काले चश्मे के अपारदर्शी शीशों के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार गिरा हुआ था। मतलब चश्मे के अंदर उसकी आंखें दिख नहीं रही थी। फिर बोलता है, ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया साहब। कहता, साहब मैंने ऐसा कोई खतरनाक काम तो नहीं किया। उसने पेपर वेट के फूलों पर अपनी नज़र जमाकर उत्तर दिया, जवाब दे दिया उसने, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कल रात तुम्हारे घर मीटिंग हुई थी या नहीं? यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे घर लोग आए थे या नहीं? तुम्हारी मीटिंग हुई थी ना? मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोले, अपने हाथों को बंद करते हुए बोले कि तुम्हारे घर में रात को मीटिंग हुई थी। मतलब उसको किसी ने खबर दे दी। यार दोस्त बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब? उसने बात का महत्व कम करने की कोशिश में मुस्कुराने का अभिनय किया। उसने कहा, साहब अगर रात को 2-3 दोस्त अगर मीटिंग करने आ गए, 2-3 दोस्त मिलने आ गए तो उसको मीटिंग थोड़ी ना कहेंगे। फिर साहब बोले, सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिलें में गप्पे होती हैं, ताश खेले जाते हैं, शराब पी जाती है, स्कीमें नहीं बनती, स्कीम नहीं बनाई जाती, प्लानिंग नहीं की जाती। इस बार स्वर में कुछ अधिक सजा हुआ था। मतलब उस गुस्से में उसने कहा, अब साहब लोगों को थकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है, यही बातें आपसे अर्ज करनी थी। कहता, हम मिले थे, हम यही बात कर रहे थे कि काम में थकान होती है, उससे परेशानी होती है, छुट्टियां मिलती नहीं है और छोटी छोटी बातों पे जुर्माना हो जाता है, बस यही अर्जी लगानी थी और कुछ नहीं। यही वहाँ भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी तीखी दृष्टि अनजान में ही जैसे अभिनय को झुठला रही थी। अब साहब को देखकर उसने ये बोल तो दिया। फिर कहता है, मैं कौन होता हूँ जो तुम लोग मुझसे ये कहने के लिए आते हो? चीफ कहता है, मैं कौन हूँ जो तुम ये सब अपनी परेशानियाँ मुझे बता रहे हो? मैं भी तो भाई तुम ही लोगों की तरह एक छोटा मोटा नौकर हूँ। चीफ कह रहा है, मैं भी तो तुम्हारी तरह नौकर ही हूँ। अपनी दोनों हथेलियों पर मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कुरान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। और ये कहकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने बैठे व्यक्ति को यह समझौता स्वीकार नहीं हुआ। अब उसने ये बात बोली तो उस मजदूर को ये बात पसंद नहीं आई। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतारकर दृढ़ स्वर में वह बोला। अब पहले तो एक्टिंग करके बोल रहा था, अब उसने और तेज़ी से बोल दिया, तो जो भी हमारी बात सुनेगा उसी से कहेंगे साहब। उसने कहा, अगर आप हमारी बात नहीं सुन सकते तो जो हमारी बात सुनेगा हम उससे कहेंगे, आपसे क्यों कहें? उसने गुस्से में कह दिया। एकाएक साहब बौखलाकर खुश कुर्सी से उछल। उसकी ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा आ गया। तुम लोग बाहर की पार्टियों के एजेंट हो, तुम बाहर की पार्टियों के एजेंट लगते हो। ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते, तुम्हारे जैसे लोग हड़ताल कराते। मैं एक एक को सीधा कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा ऐसी बातें मैं सुनना नहीं चाहता। अब उसने उसको धमका दिया कि मैं जानता हूँ कौन कौन इस ग्रुप में शामिल है और आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वह चीफ के कमरे में निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री पास बिठाकर समझाने लगा। अब वो चीफ के कमरे से बाहर आ गया तो मिस्त्री इसको अपने पास बिठाकर समझाने लगा, इस दुनिया में सबसे मेल जोल रखकर चलना पड़ता है। नदी किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने आड़े आते हैं और टूट जाते हैं। कह रहा, टाइम देखकर हमें झुकना भी चाहिए। इस दुनिया के साथ मेलजोल रखकर चलना ही पड़ेगा, हमें सबकी बातें सुननी ही पड़ेगी। जैसे नदी के किनारे जो घास होती है, जब पानी आता तो वो झुक जाती है और जब पानी चला जाता तो वापस खड़ी हो जाती है। लेकिन जो पेड़ होते हैं, पेड़ नहीं झुकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं झुकते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो वो मिस्त्री उसको समझा रहा है कि हमें इन बड़े साहबों से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, जो कहते हैं वो बात हमें मान लेनी चाहिए और टाइम आने पर अपना काम करना चाहिए। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिंग टैंक पर कर दी है, कास्टिक टैंक पर कर दिया। वो कहता है, साहब ने तुम्हारी बदली जो है, तुम्हारा काम चेंज कर दिया, अब तुम कास्टिक टैंक पर काम करोगे। बहुत सख्त काम है। अब भी साहब खुश कर सका तो बदली रुक जाएगी। अगर अब भी तुम साहब को से माफ़ी मांग लो, उनको खुश कर दो, तो तुम्हारी बदली रुक जाएगी। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पर चला गया। उसने कुछ नहीं कहा और सीधा कास्टिक टैंक पर ही चला गया। टैंक पर काम करने वाले पुराने मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब जो पुराने मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, उसने उसको देखा और अनदेखा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये चीफ से लड़कर आया है। उसे ऐसे लगा कि जैसे वे लोग जानबूझकर उसे पृथक रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उसके पास आने नहीं चाहते। पुराने पेंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक में धोया जा रहा था। वहाँ पर काम क्या था? पुराने पेंट और जंग लगे सामान को धोया जाता था। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं की तरह काम करना शुरू कर दिया। शाम तक काम का यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया, हाथ पैर में विचित्र प्रकार की जलन हो रही थी। अब वो कास्टिक का जो उसने काम किया, अब उसके हाथों में जलन हो रही थी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया था। हाथ मुंह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर बच्चे को लेकर आंगन में झिलंगी चारपाई पर आ बैठ। झिलंगी मतलब बहुत झूलने वाली, मतलब ढीली ढाली चारपाई के ऊपर आकर बैठ गया अपने बच्चे को लेकर। सांझ अत्यधिक उदास हो गई थी। अब शाम उसे एकदम उदास सी लग रही। बच्चे ने कुछ देर तक उसे खेलने का प्रयत्न किया। बच्चा उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन ना पाने पर वह कब माँ के पास चला गया इसके उससे ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन जब उसके पिता ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया तो अपने पिता को छोड़कर अपनी माँ के पास चला गया और उसको इस बात का ध्यान भी नहीं रहा। जिनकी उसे प्रतीक्षा थी उसमें से कोई भी नहीं आया था। मतलब जो 4-5 लोग पहले आके मीटिंग करके गए थे उनमें से कोई भी नहीं आया। केवल हरीराम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियाँ फूंक ली थी। उनमें से केवल एक आया था, हरीराम। उसने 2-3 बीड़ियाँ पी ली। हरीराम की ओर से ही 2-3 बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न किया जा चुका था। मतलब वो हरीराम उससे बात करना चाह रहा था लेकिन उसको ध्यान ही नहीं था, वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन उसके अटूट मौन के कारण हर बार प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ। इस बार भी हरीराम ने बात छेड़ी। घनश्याम की तो बीवी बीमार हो गई है। कहता घनश्याम की बीवी बीमार है इसलिए वो नहीं आया। फिर इतने में ही उसने जवाब दिया, लेकिन मोहन, राधे, हनीफ वगैरह किसी को तो आना चाहिए था। तो बाकी लोगों का नाम लेगा, अगर घनश्याम की बीवी बीमार है बाकी उनको तो आना चाहिए था। ये हरीराम ही कह रहा है कि उनको तो आना चाहिए था, शायद उनके बच्चे बीमार हो गए हों। झुंझुलाकर तो दिया। उस मजदूर ने गुस्से में आके कहा, अगर घनश्याम की बीवी बीमार तो बाकी सबके बच्चे बीमार हो गए होंगे इसलिए नहीं आए। हरीराम ने फिर बात दोहराई। इस बार स्वर में चाटुदा की भरमार थी। मतलब वो चमचागिरी कर रहा था। हम तो तुम्हारे पीछे हैं भाई, हम तो तुम्हारे साथ है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया था, देख लो, मैं तो सही टाइम पर तुम्हारे पास आ गया था, तुम देख सकते हो। तुम ठीक टाइम पर आओगे तो ना आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन देगा। अब उसने गुस्से में आकर उससे कहा, अगर तुम ठीक टाइम पे नहीं आओगे तो चीफ को रिपोर्ट कौन देगा, तुमने ही दी थी ना रिपोर्ट। तो हरीराम की और अपेक्षापूर्ण दृष्टि डालकर घृणा से उसने कहा और अपनी साइकिल उठाकर बाहर चल दिया। उसको ये बात बोलकर अपनी साइकिल उठाई और बाहर की तरफ निकल लिया। उसे पता था किसने रिपोर्ट करी है। उसके विरुद्ध कब कौन षड्यंत्र रच दिया जाए इसका उसे संदेह रहने लगा था। अब उसे ये सब रहने लगा अब उसके खिलाफ कौन षड्यंत्र रख दिया। अगर कुछ बोलेगा तो जाके कल फिर चीफ को बोल देगा। छुट्टी होने पर उसने अपना थैला शीघ्र से कंधे पर डाला। अब अगले दिन फैक्ट्री में छुट्टी हुई तो अपना थैला कंधे पर रखा। दोपहर में उसने रोटियां खा ली थी। दोपहर में उसने अपनी सारी रोटियां खा ली थी, पर आज थैला अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ भारी था। अभी भी थैला भारी था। विस्मय से उसने रोटी के डिब्बे को खोलकर देखा। एक कागज में छोटे मोटे नट बोल्ट लिपटे रखे थे। अब उसने देखा तो उसके टिफिन में नट बोल्ट रखे हुए थे छोटे छोटे। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। अब उसे एकदम से हैरानी हो गई, ये किसने रख दिए। आवेश में उसकी मुट्ठी भिंच गई। अब उससे गुस्सा तो बहुत आया, करा किसने, परंतु फिर संयत होकर उसने सामान पास की अलमारी पर डाल दिया। फिर उसने थोड़ी देर अपना कंट्रोल किया, शांत हुआ और जो सामान उसके टिफिन में रखा था उसको निकालकर पास वाली अलमारी में रख दिया। बाहर पंक्ति के परले सिरे पर फॉरमैन चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोलकर दिखाने का आदेश दे रहा था। वो कह रहा था अपने डिब्बे खोलकर दिखाओ। उसकी बारी आ गई। फॉरमैन ने स्वयं डिब्बा थैला हाथों में लेकर देखा। असंतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। अब उसे खोल कर देखा तो बेचारे का मुंह फीका पड़ गया, कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसे सिपाही को सबकी जेबें टटोलने का उसने आदेश दिया। उसकी जेब भी स्वयं फॉरमैन ने टटेली। अब उसको भी उसने खुद चेक किया, परंतु फॉरमैन के चेहरे पर फिर निराशा छा गई। अभी भी उसे कुछ नहीं मिला। जाते जाते उसने फॉरमैन की ओर देखा। फॉरमैन की आंखें भूमि की ओर झुका ली थी। गर्व से छाती उठाकर वह बड़े गेट की ओर चल दिया। अब जब उसने फॉरमैन की तरफ देखा ना तो फॉरमैन ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मतलब उसको फंसाना चाह रहे थे, लेकिन उस फंसा नहीं और वो अपनी गर्व से छाती उठाकर बड़े गेट की ओर चल दिया। प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए। फिर आधा घंटा उसके बाद उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब सुबह जब अंतिम सायरन बज जाता है तो गेट बंद हो जाता है और उसके बाद आधे घंटे बाद खुलता है, परंतु ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से पैदल आने वाले लोग दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। साइकिलों के पैडल दूनी गति से चलने लगते हैं। लोग हाँफते हाँफते 2-3 मिनट में अंदर पहुंच जाते हैं। पक्की उम्र के बड़े बूढ़े अंदर आकर घड़ी भर दम लेने के बाद हाजिरी पर जा पाते हैं। तो लेट होने से बचने के लिए जैसे सायरन बजता लोग भाग भाग के अंदर आ जाते हैं। परंतु उस दिन वर्क मैनेजर के ने सायरन के बाद ही गेट बंद करवा दिया। वर्क मैनेजर ने जैसे ही सायरन बजा वैसे ही गेट बंद करवा दिया, क्योंकि वो मजदूर जो था वो बाहर था, बस गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही था, लेकिन उन्होंने तुरंत गेट बंद कर दिया। परंतु वहां पहुंचने से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी। अभी 20-25 आदमी और भी थे जो हाँफते हुए चले आ रहे थे। मेरे पीछे 20-25 आदमी और भी थे। वो चाहता तो सबको अंदर आने दे सकता था, लेकिन उसकी वजह से उनको भी नहीं अंदर आने दिया। निकट आकर सभी उदास हो गए। आधा घंटा देर से आने का दंड 6-8 आने से कम नहीं होता। 8 आने 50 पैसे होते हैं, तो उसका दंड सबको भुगतना पड़ा। पिछली बार वेतन के दिन घर जाने पर पत्नी ने उससे पूछा कितने हैं। उसने कहा 54 रुपये 8 आने, 54.5 रुपये हैं, 54 रुपीज़ 50 पैसे। अच्छा, मैंने पूरे 55 का हिसाब लगाया था, मुझे लगा था पूरे 55 आएंगे, तो बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई, बच्चे की टोपी इस बार भी नहीं आ पाएगी। हाँफते हुए लोगों में से कितनों के बबुओं की टोपी
इस बार भी रह जाएगी। तो उसने कहा जो हाँफते हुए लोग आ रहे हैं इनके भी बच्चों की, कितने बच्चों की टोपियाँ रह जाएंगी, अठन्नी सबकी 50 सबके कटेंगे। उसने सोचा, परंतु तभी उसने जो कुछ सुना उसे सुनकर उसको ऐसा लगा जैसे सारा दोष अकेले उसी का हो। अब उसे लग रहा था, जो उसे सुनकर लगा कि सारी गलती उसी की है। वही झुकी कमर वाले बुजुर्ग हाँफते हुए कह रहे थे, घोड़े के पीछे अफसर के आगे कौन समझदार जाएगा। जो समझदार आदमी होगा वो ना तो घोड़े के पीछे जाएगा, घोड़ा कभी पीछे से लात मार सकता है, और अफसर के सामने नहीं जाएगा, वो कभी भी उसको झुका सकता है। तो एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी हो तो वो उसको ताना दे रहा है कि एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हुआ है, इसी के लड़ने भिड़ने को जवानी समझते हो। अगर जवानी है तो दंगल करो, अखाड़े में जाओ, नौकरी में तो नौकर की तरह ही रहना चाहिए, नौकरी कर रहे हो तो नौकर की तरह ही रहो। तो उस बुज़ुर्ग ने उसको ताना दिया। उसका मन हुआ कि बुज़ुर्ग के पास जाकर कुछ बातें करे, पर ना जाने क्यों वो ऐसा ना कर सका। वो चाहता था कि बुज़ुर्ग को जवाब दे, लेकिन वो फिर उसने नहीं किया। दिन भर यंत्रवत काम करता रहा, जैसे ही डेली काम करता है। थकने के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था, परंतु बैठकर जो सुलाने को उसका मन नहीं हुआ। बहुत थकावट भी हो रही थी, लेकिन वो आराम नहीं करना चाहता था। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। अब कैंटीन में गया तो चाय पी, चाय फीकी थी। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता, चाहता तो शिकायत कर सकता था, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला गया। उस चाय फीकी लगी, उसने आधी चाय छोड़ दी और चला गया। ग्रीस और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण उसका हाथ गंदगी से भर गए थे, उसके हाथ गंदे थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तब उसने काम बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से ना बजता तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। जैसे ही सायरन की आवाज़ हुई तब उसने काम बंद किया, अगर सायरन ना बजता तो वो वैसे ही काम करता रहता, तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। शादी काम कर हाथ धोकर कपड़े पहन रहे थे। जल्दी जल्दी उसने दोनों हाथ कैरोसिन तेल में धो डाले। साबुन का डिब्बा टटोल कर देखा तो खाली था। अब उसने कैरोसिन से तो हाथ धो लिए, लेकिन अब साबुन नहीं था। भूमि पर थोड़ी सी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। अब साबुन नहीं था तो उसने मिट्टी उठाई और मिट्टी से ही हाथ धोने के लिए चल दिया। पिछले 3-4 महीनों की नौकरी में आज पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। 3-4 महीनों की नौकरी करते करते लेकिन आज पहली बार से मिट्टी से हाथ धोने पड़ रहे थे। भुरभुरी मिट्टी पानी से के साथ लगाकर उसने हाथों को मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी चली गई, बह चली। दूसरी बार मिट्टी लगाने के लिए उसने हाथों को सूंघा। जब दूसरी बार मिट्टी लगाने हाथों को सूंघा तो अनुभव किया हाथों में गंध मिट चुकी थी। अब उसके हाथों में से स्मेल नहीं आ रही थी। सहसा एक विचित्र आतंक उसके समूचा शरीर शेर उठा। उसे एकदम से डर लगा, कहीं उसे भी तो इस बदबू की आदत नहीं पड़ गई, उसे बदबू नहीं आ रही है। उसे लगा आज वह भी घासी की तरह इस बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि वह एक बार फिर हाथ को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस नहीं हुआ। मगर फिर बड़ी मुश्किल से वह धीरे धीरे दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार उससे हर्ष की सीमा ना रही। दोबारा उसने देखा, सूंघ कर देखा तो पहली बार उसे भ्रम हो गया था, डाउट हो गया था, लेकिन हाथों में कैरोसिन की बदबू अभी भी आ रही थी।